दोस्तों, अपना घर ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी का मकसद होता है जो गांव देहात या फिर छोटे शहरों से निकलकर दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में आता है। हर महीने किराए में मोटी रकम देते हुए उसकी सोच यही रहती है कि जितना किराया दे रहे हैं उतनी की ईएमआई दे दें तो शायद अपना एक घर हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है एक कभी ना खत्म होने वाली जंग। अपने घर की कहानी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि रियल एस्टेट की दुनिया में इन हजारों लाखों लोगों के सपनों को लूटने की पटकथा पहले ही लिख दी जाती है। बिल्डर्स के जाल में फंसकर आज भी लाखों लोग किराए और ईएमआई का दुगना बोझ उठाने को मजबूर हैं। दोस्तों, हाल ही में ईडी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बड़ी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड पर नकेल कसी। ईडी का आरोप है कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों से लिए गए पैसों को दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाया और उनका गलत इस्तेमाल किया। इस धोखाधड़ी में कई निवेशकों का लाखों पैसा आज भी अटका हुआ है और उन्हें अभी भी नुकसान उठाना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, पिछले 2 दशकों में दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट सेक्टर बार बार चर्चाओं में रहा, कभी हाउसिंग बूम के लिए तो कभी बिल्डर घोटालों के लिए। साल 2005 से अब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में सैकड़ों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट की माने तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि 4 से 5 लाख यूनिट्स और 4 ट्रिलियन यानी लगभग 4 लाख करोड़ तक का निवेश आज भी अटका हुआ है। लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए हालांकि सरकार ने भी कुछ कदम जरूर उठाए, मगर उससे लोगों को पूरे तरीके से निदान नहीं मिल रहा। आइए आज की इस खबर में समझते हैं कि आखिर आम लोगों की इन समस्याओं का निदान कब होगा और इसके लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। इस दिशा में सरकार की राह में चुनौतियां क्या हैं और अभी दिल्ली एनसीआर में किन किन कंपनियों के प्रोजेक्ट्स लटके हुए। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के सबसे चर्चित मामलों में से एक है सुपरटेक लिमिटेड का केस। सुपरटेक लिमिटेड के एमरल्ड कोर्ट, इको विलेज और ह्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स में 2013 से 15 के दौरान ईएमआई सबवेंशन स्कीम्स के तहत हजारों लोगों ने घर बुक किए। बिल्डर ने फंड डाइवर्ट किया और प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। अब तक लगभग 30% बायर्स को ही पोजेशन मिला है, बाकी अदालत और सीबीआई जांच में। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को फिलहाल ईएमआई रिकवरी रोकने को कहा। दोस्तों, इस केस में कुल अनुमानित वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इसके बाद आता है जेपी इंफ्राटेक का नाम। साल 2007 में शुरू हुआ विश टाउन, कोवई और कैसिया जैसे प्रोजेक्ट्स का सपना आज भी अधूरा है। 20,000 से ज्यादा फ्लैट्स खरीदार आज भी इंतजार कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण और फंड मिसयूज के आरोपों के बाद ये मामला आईबीसी के तहत चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50% यूनिट्स अधूरे हैं। 2025 में सीबीआई ने कंपनी और संबंधित बैंकों पर रेड भी की थी। दोस्तों, अगला नाम है आम्रपाली ग्रुप। 2010 से 2018 के बीच आम्रपाली ग्रुप ने हजारों बायर्स को फ्लैट का सपना दिखाया, लेकिन 42,000 से ज्यादा खरीदारों को अंततः धोखा ही मिला। बिल्डर पर फंड डाइवर्जन और फर्जी अप्रूवल के आरोप सिद्ध हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने का जिम्मा दिया। इसके बाद अब तक लगभग 60% प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए जा चुके हैं और बाकी 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। एनबीसीसी की रिपोर्ट के माने तो 75% खरीदारों को ही रिफंड और घर मिला है। दोस्तों, अगला नाम है 3C कंपनी। नोएडा के सेक्टर 107 के लोटस 300 प्रोजेक्ट में 2010 से 15 के बीच 336 फ्लैट्स बुक हुए। बाद में पाया गया कि बिल्डर ने फंड डाइवर्ट किया और तय मंजूरी से ज्यादा फ्लैट्स बनाए गए। कंपनी पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाले का आरोप है। साल 2018 में डायरेक्टर गिरफ्तार हुए और अब एनसीएलटी में रिजोल्यूशन प्लान पास हुआ, लेकिन 2025 तक महज 20% यूनिट्स ही डिलीवर हो पाए। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है विघ्नेश्वर ग्रुप का। गुरुग्राम में बेस्ड विघ्नेश्वरा ग्रुप ने 2014 में अपना घर समेत कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। फंड मिसयूज और एक ही यूनिट को कई लोगों को बेचने के आरोपों के चलते साल 2015 में इसके डायरेक्टर गिरफ्तार हुए। अभी एनसीएलटी में मामला लंबित है और करीब 40% यूनिट्स डिलीवर हुए और बाकी अधूरे। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को इस केस में नोटिस भेजा। दोस्तों, अगला नाम है प्रीमिया ग्रुप। 2015 से 18 के बीच प्रीमिया ग्रीन वैली जैसे प्रोजेक्ट्स में सैकड़ों लोगों ने निवेश किया। फंड डाइवर्ट होने के बाद प्रमोटर्स फरार हो गए। कनाडा से एचआर हेड की गिरफ्तारी हुई, लेकिन प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है। 2025 में नया डेवलपर टेकओवर कर चुका है, पर 70% प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है। दोस्तों, इसको लेकर रेरा में 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। दोस्तों, अधूरे प्रोजेक्ट्स की इस लिस्ट में अगला नाम है मिस्ट एवेन्यू। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा सेक्टर 143 की फेस्टिवल सिटी स्कीम में
साल 2016 से 18 के दौरान सैकड़ों खरीदारों ने ईएमआई सबवेंशन ऑफर पर भरोसा किया। जब बिल्डर ने ईएमआई देना बंद कर दिया तो प्रोजेक्ट ठप हो गया। 2018 में इसके डायरेक्टर्स गिरफ्तार हुए और अब एनसीएलटी के तहत रिजोल्यूशन चल रहा है। 2025 तक महज 30% ही काम पूरा हुआ है। दोस्तों, इस फहरिस्त में अगला नाम है असोला लैंड स्कैम का। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2016 में असोला गांव में 30 एकड़ सरकारी जमीन फर्जी कोर्ट ऑर्डर के जरिए ट्रांसफर की गई। इसमें लगभग 600 करोड़ का नुकसान बताया गया। सीबीआई ने 2017 में जांच शुरू की थी और कई प्रॉपर्टीज अटैच की जा चुकी है, लेकिन पूरा निपटारा आज भी बाकी है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने लोगों के सपनों को चकनाचूर करने वाले इन बिल्डरों का क्या हुआ और क्या सरकार की ऐसे में कोई जवाबदेही है? हालांकि सरकार की ओर से भी रियल एस्टेट से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए कई संस्थानों का गठन किया गया है। घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए गठित प्रमुख संस्थाएं। दोस्तों, भारत सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में बिल्डर्स की मनमानी, जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी, धन का दुरुपयोग और खरीदारों को धोखा देने पर अंकुश लगाने के मकसद से कई बड़ी संस्थाओं और कानूनी ढांचों का गठन किया। इनका मुख्य उद्देश्य होम बायर्स को किसी भी धोखाधड़ी से बचाना और समय पर घर दिलवाना था और इसी मकसद से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का गठन किया गया। 2016 के तहत रेरा की स्थापना की गई थी और ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया, लेकिन इसका अमल हर राज्य की अपनी रेरा अथॉरिटी करती है। इसका मकसद घर खरीदने वालों को धोखाधड़ी से बचाना और बिल्डर्स को जवाबदेह बनाना है। रेरा की मुख्य जिम्मेदारियों की बात करें तो हर वो प्रोजेक्ट जिसका एरिया 500 वर्ग मीटर से ज्यादा या 8 से ज्यादा यूनिट्स वाला हो, उसे रेरा में रजिस्टर करना जरूरी है। बिल्डर को प्रोजेक्ट की 70% राशि एक एस्क्रो अकाउंट में रखनी होती है ताकि खरीदारों का पैसा सुरक्षित रहे। ये रेरा की जिम्मेदारी है कि ये सब सुनिश्चित करे। बिल्डर्स को हर 3 महीने में निर्माण, फाइनेंस और अप्रूवल की जानकारी रेरा वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। अगर बिल्डर प्रोजेक्ट में देरी करता है तो उसे खरीदार को SBI MCLR प्लस 2% ब्याज देना होता है। अगर प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है तो खरीदार को पूरा रिफंड और ब्याज देने का प्रावधान है। दोस्तों, खरीदार सीधे रेरा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आदेशों का पालन न करने पर बिल्डर पर भारी जुर्माना यानी प्रोजेक्ट लागत का 10% तक या फिर ब्लैक लिस्टिंग तक हो सकती है। दोस्तों, बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगाने के ही मकसद से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की स्थापना साल 2016 में कंपनीज एक्ट और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC के तहत हुई। ये एक अदालत जैसी संस्था है जो कि कंपनियों के वित्तीय मामलों और दिवालियापन से जुड़े मामले देखती है। केस शुरू होते ही एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP नियुक्त होता है जो प्रोजेक्ट को संभालता है। NCLT का मुख्य उद्देश्य खरीदारों को रिफंड और ब्याज या फिर प्रोजेक्ट पूरा करवाना होता है। रेरा छोटे स्तर पर काम करता है जबकि NCLT बड़े वित्तीय डिफॉल्ट्स को संभालता है। दोस्तों, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने एक और संस्था का गठन किया, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी CDRC। ये फोरम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत काम करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों की मदद के लिए सरकार अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रही है। केंद्र की ओर से भी जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो लगातार काम कर रही है। कुछ हद तक लोगों के पक्ष में फैसले भी हुए, मगर दोस्तों ये भी सच है कि आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपने हिस्से का न्याय का इंतजार है। दोस्तों, इस विषय में आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।